Welcome back to my channel Shakespeare and Beyond, your destination for deep insights into English literature. तो आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को फ्रॉम विक्टोरियन टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड और डिस्कस करेंगे मेजर वर्क्स, थीम्स और इम्पॉर्टेंट राइटर्स को। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप उसे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिटरेचर जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आज देखते हैं विक्टोरियन पीरियड को, जो कि 1837 सेंचुरी से लेकर 1901 सेंचुरी तक का है। तो देखते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को। फर्स्ट, रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एम्पायर एक्सपेंशन। सेकेंड, सोशल रिफॉर्म, साइंस एंड रेशनल थॉट इन्फ्लुएंस लिटरेचर। थर्ड, राइज ऑफ द मिडिल क्लास एंड लिटरेसी। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यानी इस पीरियड की हिस्ट्री देखी जाए तो क्वीन विक्टोरिया के शासन का समय था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति हो रही थी और ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार हो रहा था। सोसाइटी में सुधार, साइंस और रीजन यानी कि तर्क का इन्फ्लुएंस लिटरेचर पर पड़ा। मिडिल क्लास का विस्तार हुआ और लोग ज़्यादा पढ़ने लिखने लगे। फीचर्स: फर्स्ट, रियलिज्म एंड मॉरल अर्नेस्टनेस डोमिनेट प्रोज। सेकेंड, novel becomes the leading form of literature. Third, poetry is still popular but often moral and social in focus. Fourth, exploration of social problems and human psychology. इस पीरियड के फीचर्स हैं जैसे फर्स्ट, प्रोज में रियलिज्म यानी सच्चाई और मॉरल अर्नेस्टनेस यानी नैतिकता, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब है अच्छा इंसान बनने की सच्ची और गंभीर कोशिश। ये सभी इम्पॉर्टेंट रहे। सेकंड, नॉवेल सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म बन गया। थर्ड, पोइट्री भी पॉपुलर रही, लेकिन उसका विषय अक्सर नैतिक और सामाजिक टॉपिक्स होते थे। फोर्थ, सोशल प्रॉब्लम्स और ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान, इसकी खोज लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन गए। नेक्स्ट, अब देखते हैं विक्टोरियन पीरियड के मेजर वर्क्स को। फर्स्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस, सोशल रियलिज्म। सेकेंड, टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स बाय थॉमस हार्डी, क्रिटिक ऑफ सोशल नॉर्म्स। थर्ड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर विल्ड, सटायर। फोर्थ, पोइट्री ऑफ ए.एल. टेनिसन, विक्टोरियन आइडियल्स एंड मॉरल थीम्स। विक्टोरियन पीरियड के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे फर्स्ट, चार्ल्स डिकेंस ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखी, जो सोसाइटी की सच्चाई दिखाने वाला नॉवेल बना। सेकेंड, थॉमस हार्डी ने टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स लिखी, जो सोसाइटी के नियमों की आलोचना करने वाला नॉवेल था। थर्ड, ऑस्कर विल्ड ने द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट लिखी, जो कॉमेडी और सटायर वाला प्ले था। फोर्थ, ए.एल. टेनिसन ने पोइट्री लिखी, जो विक्टोरियन आइडियल्स यानी आदर्शों और नैतिक विषयों पर बेस्ड था। थीम्स: फर्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म। सेकेंड, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड मॉरलिटी। थर्ड, रिलीजन एंड डाउट। फोर्थ, लव, लॉस एंड ह्यूमन डेस्टिनी। तो विक्टोरियन पीरियड के इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं जैसे फर्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म यानी कि मशीनों का दौर और समाज में बदलाव। सेकेंड, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड मोरालिटी यानी अमीर गरीब के बीच का फर्क और नैतिकता। थर्ड, रिलीजन एंड डाउट यानी धर्म पर विश्वास और शक। फोर्थ, लव, लॉस एंड ह्यूमन डेस्टिनी यानी प्यार, दुख और किस्मत। रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स: फर्स्ट, चार्ल्स डिकेंस, नॉवेलिस्ट एंड सोशल क्रिटिक। सेकेंड, थॉमस हार्डी, रियलिस्ट एंड ट्रेजिक नॉवेलिस्ट। थर्ड, ए.एल. टेनिसन, पोएट लॉरिएट। फोर्थ,
रॉबर्ट ब्राउनिंग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, पोइट्री। विक्टोरियन पीरियड के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जैसे फर्स्ट, चार्ल्स डिकेंस, जो सोसाइटी की सच्चाई दिखाने वाले नॉवेलिस्ट थे। सेकंड, थॉमस हार्डी, जो दुख भरी स्टोरीज लिखने वाले नॉवेलिस्ट थे। थर्ड, ए.एल. टेनिसन, जो फेमस पोएट थे। फोर्थ, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने वाले पोएट थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग इसका मतलब है जब कोई कैरेक्टर अकेले बोलकर अपने मन की बातें और इमोशंस दिखाता है। यह पोइट्री, ड्रामा दोनों में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फेमस पोयम है माई लास्ट डचेस। इसमें ड्यूक अकेले बोलता है और अपनी फीलिंग्स या इमोशंस दिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न पीरियड को, जो 1901 सेंचुरी से लेकर 1945 सेंचुरी तक का है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। फर्स्ट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्ल्ड वॉर्स एंड सोशल अपहेवल। सेकेंड, एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म एंड लैंग्वेज। थर्ड, rise of psychology, existentialism and modern philosophy। तो देखते हैं इस पीरियड के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को। फर्स्ट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्ल्ड वॉर्स एंड सोशल अपहेवल, यानी मशीनों और कारखानों का समय तेजी से बढ़ा। दो वर्ल्ड वॉर्स हुए और सोसाइटी में बड़े बदलाव आए। सेकेंड, एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म एंड लैंग्वेज, यानी राइटर्स ने नए नए तरीके की लैंग्वेज और राइटिंग के तरीके अपनाए। थर्ड, राइज ऑफ साइकोलॉजी, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड मॉडर्न फिलॉसफी, यानी मनोविज्ञान, अस्तित्ववाद यानी जीवन का अर्थ और नए विचारों का असर लिटरेचर पर पड़ा। फीचर्स। फर्स्ट, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स, फ्री वर्स एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Second, focus on individual consciousness, alienation and disillusionment. Third, symbolism, fragmentation and ambiguity in literature. इस पीरियड के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे फर्स्ट, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स, फ्री वर्स एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी पुराने लिखने के तरीके छोड़ दिए गए। फ्री वर्स और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी मन में जो भी चल रहा हो उसे वैसे ही लिखना। इस तरह के नए तरीके अपनाए गए। फ्री वर्स एक तरह की पोएम होती है। इसमें कोई मीटर, राइमिंग स्कीम और पैटर्न नहीं होता, इसलिए इसे फ्री वर्स कहते हैं। सेकेंड, फोकस ऑन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एलिनेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट, यानी व्यक्ति के मन, अकेलेपन और निराशा पर जोर दिया गया। थर्ड, सिंबॉलिज्म, फ्रेगमेंटेशन एंड एम्बिग्यूटी इन लिटरेचर। लिटरेचर में सिंबॉलिज्म का यूज मतलब उसे गहरी मीनिंग देना। फ्रेगमेंटेशन यानी स्टोरी या पोयम को टुकड़े में दिखाना। और एम्बिग्यूटी यानी स्टोरी का कई मतलब निकलना। तो इस तरह की लिटरेचर लिखी जाने लगी। मेजर वर्क्स। फर्स्ट, यूलिसेस बाय जेम्स जॉयस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकेंड, द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट, मॉडर्निस्ट पोइट्री। थर्ड, मिसेस डेलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ, साइकोलॉजिकल नॉवेल। तो इस पीरियड के मेजर वर्क्स हैं जैसे फर्स्ट, जेम्स जॉयस की यूलिसेस, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिखी गई है। सेकेंड, द वेस्टलैंड, जो टी.एस. इलियट की आधुनिकतावादी पोयम थी। थर्ड, मिसेस डेलोवे, जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी, यह एक मनोवैज्ञानिक नॉवेल थी। थीम्स। फर्स्ट, alienation and existential anxiety. Second, disillusionment with modern society. Third, search for meaning and identity. Fourth, conflict between tradition and modernity. तो इस पीरियड के इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जैसे फर्स्ट, एलिनेशन एंड एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, यानी कि अकेलापन और जीवन का डर। सेकेंड, डिसइल्यूजनमेंट विद मॉडर्न सोसाइटी, यानी आधुनिक सोसाइटी से निराशा। थर्ड, सर्च फॉर मीनिंग एंड आइडेंटिटी, यानी अर्थ और पहचान की खोज। फोर्थ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी कि पुरानी परंपरा या ट्रेडिशन
और नए समय के बीच का टकराव। रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स। फर्स्ट, टी.एस. इलियट, मॉडर्निस्ट पोएट। सेकंड, जेम्स जॉयस, एक्सपेरिमेंटल नॉवेलिस्ट। थर्ड, वर्जीनिया वुल्फ, मॉडर्निस्ट प्रोज राइटर। फोर्थ, डी.एच. लॉरेंस, नॉवेलिस्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इस पीरियड के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जैसे फर्स्ट टी.एस. इलियट जो मॉडर्निस्ट पोएट थे। सेकंड, जेम्स जॉयस जो एक्सपेरिमेंटल यानी नए तरीके से लिखने वाले नॉवेलिस्ट थे। थर्ड, वर्जीनिया वुल्फ जो मॉडर्निस्ट प्रोज राइटर थी। फोर्थ, डी.एच. लॉरेंस जो ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव के मन को समझने वाले नॉवेलिस्ट थे। नेक्स्ट अब चलते हैं पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लिटरेचर पीरियड पर, जो 1945 से लेकर प्रेजेंट तक का पीरियड है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। फर्स्ट, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल एरा एंड पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। सेकेंड, लिटरेचर चैलेंजेस ट्रेडिशनल नैरेटिव्स एंड अथॉरिटी। इस पीरियड की हिस्ट्री है, जैसे फर्स्ट, यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का समय था, यानी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही थी और डिजिटल युग स्टार्ट हुआ। पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव यानी कि उपनिवेशवाद के विचारों का असर दिखा। लिटरेचर ने पुराने विचारों और सत्ता को चैलेंज देना शुरू किया। फीचर्स। फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन स्टाइल, फॉर्म एंड जॉनरा। सेकेंड, पोस्ट कॉलोनियल थीम्स एंड मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव्स। थर्ड, blurring of boundaries between fiction, non-fiction and media. Fourth, experimental narrative techniques. तो इस पीरियड के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन स्टाइल, फॉर्म एंड जॉनरा, यानी लिखने के तरीके और रूप अलग अलग हुए। सेकेंड, पोस्ट कॉलोनियल थीम्स एंड मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव, यानी उपनिवेश के बाद के मुद्दे और कई ट्रेडिशन की बातें सामने आईं। थर्ड, ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड मीडिया, यानी कि फिक्शन मतलब कल्पना, नॉन फिक्शन यानी सच और मीडिया के बीच का फ़र्क कम हो गया। फोर्थ, एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव्स एंड टेक्निक्स, यानी नई और अलग तरीके से स्टोरी कहने के तरीके अपनाए गए। मेजर वर्क्स। फर्स्ट, मिडनाइट चिल्ड्रेन बाय सलमान रुश्दी, पोस्ट कॉलोनियल मैजिक रियलिज्म। सेकेंड, द रिमेन्स ऑफ द डे बाय काजुओ इशिगुरु, मेमोरी एंड आइडेंटिटी। थर्ड, वर्क्स ऑफ मार्गरेट एटवुड, इयान मैकवेन, जेडी स्मिथ, कंटेम्पोरेरी इशूज़। इस पीरियड के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे फर्स्ट, सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रेन लिखी। ये नॉवल पोस्ट कॉलोनियल मैजिक रियलिज्म पर बेस्ड थी। पोस्ट कॉलोनियल मैजिक रियलिज्म यानी इसका मतलब है उपनिवेश के बाद की कहानी में असली और जादुई चीज़ें साथ दिखाना। मैजिकल रियलिज्म यानी स्टोरी में असली और जादुई चीज़ें एक साथ होती हैं, जैसे वो आम बातें हों। सेकेंड, द रिमेन्स ऑफ द डे बाय काजुओ इशिगुरु, मेमोरी एंड आइडेंटिटी, यानी काजुओ इशिगुरु ने द रिमेन्स ऑफ द डे फिक्शन लिखी जो यादों और पहचान पर बेस्ड थी। थर्ड, वर्क्स ऑफ मार्गरेट एटवुड, इयान मैकवेन एंड जेडी स्मिथ, कंटेम्परेरी इशूज़, यानी मार्गरेट एटवुड, इयान मैकवेन और जेडी स्मिथ ने कंटेम्परेरी इशूज़ यानी आज के समय के लोगों और सोसाइटी को इम्पैक्ट करने वाले टॉपिक्स पर लिटरेरी वर्क्स लिखे। थीम्स। फर्स्ट, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म। सेकेंड, technology, media and societal change. Third, psychological and existential exploration. Fourth, ethics, politics and human rights. इस पीरियड के इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जैसे फर्स्ट, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म, यानी उपनिवेशवाद के बाद की पहचान और अलग अलग ट्रेडिशंस। सेकेंड, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड सोसाइटल चेंज, यानी तकनीक, मीडिया और सोसाइटी में बदलाव। थर्ड, साइकोलॉजिकल एंड एग्जिस्टेंशियल एक्सप्लोरेशन, यानी मन और जीवन के अर्थ की खोज। फोर्थ, एथिक्स
पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन राइट्स, यानी नैतिकता, राजनीति और ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार। रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स। फर्स्ट, सलमान रुश्दी, पोस्ट कॉलोनियल नॉवेलिस्ट। सेकेंड, काजुओ इशिगोरो, कंटेम्परेरी लिटरेरी फिक्शन। थर्ड, इयान मैकवेन, novelist exploring modern life. Fourth, मार्गरेट एटवुड, फेमिनिस्ट एंड डिस्टोपियन फिक्शन। तो इस पीरियड के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जैसे फर्स्ट, सलमान रुश्दी, जो उपनिवेश के बाद के नॉवेलिस्ट हैं। सेकंड, काजुओ इशिगोरो, आज के समय के राइटर हैं। थर्ड, इयान मैकवेन, जो आधुनिक जीवन पर लिखने वाले नॉवेलिस्ट हैं। फोर्थ, मार्गरेट एटवुड, जो फेमिनिस्ट यानी नारीवाद और डिस्टोपियन फिक्शन नॉवेलिस्ट थी। डिस्टोपियन फिक्शंस मीन्स अ स्टोरी सेट इन द फ्यूचर वेयर एवरीथिंग इज रॉन्ग एंड लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड कंट्रोल। यानी डिस्टोपियन फिक्शन वो फिक्शन है जिसमें फ्यूचर की कहानी जहाँ सब कुछ गलत और परेशान करने वाला हो। नेक्स्ट हम देखते हैं समरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। फर्स्ट, ओल्ड इंग्लिश, हीरोइक एंड रिलीजियस ओरल ट्रेडिशन, यानी ओल्ड इंग्लिश में वीरता और धर्म की स्टोरीज, ओरल ट्रेडिशन यानी मौखिक परंपरा यानी बोलकर बताने वाली लिटरेचर, इस तरह के टॉपिक्स पर लिटरेचर लिखी जाती थी। सेकंड, मिडिल इंग्लिश, शाइवलरिक, मॉरल एंड एलेगोरिकल, मिडिल इंग्लिश पीरियड में ब्रेवरी, नैतिक और रूपक स्टोरीज, इस तरह के थीम्स पर लिटरेचर लिखी जाती थी। थर्ड, रेनेसा, ह्यूमनिज्म, ड्रामा एंड पोइट्री, रेनेसा पीरियड में इंसान, ड्रामा और पोइट्री, इस तरह की लिटरेचर लिखी जाती थी। फोर्थ, न्यू क्लासिकल, रीजन, सेटायर एंड ऑर्डर, न्यू क्लासिकल पीरियड में तर्क, मजाक और नियम, इस तरह के थीम पर लिटरेचर लिखी जाती थी। फिफ्थ, रोमांटिक, इमोशन, नेचर एंड इमेजिनेशन, यानी रोमांटिक पीरियड में भावना, नेचर और कल्पना, इस तरह के थीम्स पर लिटरेचर लिखी जाती थी। सिक्स्थ, विक्टोरियन, रियलिज्म, मोरालिटी एंड सोशल क्रिटिक, यानी विक्टोरियन पीरियड में असली जीवन, नैतिकता और सोसाइटी की आलोचना, इस तरह के थीम्स पर लिटरेचर लिखी जाती थी। सेवेंथ, मॉडर्न, एक्सपेरिमेंटेशन, एलिनेशन एंड साइकोलॉजी, मॉडर्न पीरियड में नए तरीके, अकेलापन और मनोविज्ञान, इस तरह के टॉपिक्स पर लिटरेचर लिखी जाती थी। एट्थ, पोस्ट मॉडर्न कंटेम्परेरी पीरियड, डाइवर्सिटी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इनोवेशन, यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में डाइवर्सिटी यानी अलग अलग शैली, पोस्ट कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेश के बाद की बातें, और इनोवेशन यानी कि नए प्रयोग, इस तरह के थीम्स पर लिटरेचर लिखी जाती थी। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर का इम्पोर्टेंस। फर्स्ट, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ऑफर्स इंसाइट इनटू इंग्लिश सोसाइटी, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग मतलब सांस्कृतिक समझ, यानी इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश सोसाइटी, हिस्ट्री और ट्रेडिशन को समझने में हेल्प करता है। सेकेंड, लैंग्वेज डेवलपमेंट, shapes and enriches English language, vocabulary and expression. लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास, इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज और वर्ड्स और एक्सप्रेशन यानी अपने विचार को रखने में मदद करता है और समृद्ध बनाता है। थर्ड, मॉरल एंड सोशल लेसन्स, एक्सप्लोर्स ह्यूमन बिहेवियर, एथिक्स एंड सोशल इश्यूज। मॉरल एंड सोशल लेसन्स यानी नैतिक और सामाजिक सीख, इंग्लिश लिटरेचर ह्यूमन बिहेवियर, नैतिकता और सोसाइटी की समस्याओं को दिखाता है। फोर्थ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इन्हेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यानी कि दिमागी विकास, इंग्लिश लिटरेचर सोचने, कल्पना और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। फिफ्थ, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, English literature has impacted world literature, cinema and art. Global influence यानी कि वैश्विक प्रभाव, इंग्लिश लिटरेचर दुनिया के लिटरेचर, सिनेमा और आर्ट यानी कि कला पर असर डालता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते हैं कंक्लूजन पर। इंग्लिश लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ ह्यूमन थॉट, emotion and society across centuries. From the heroic tales of Beowulf to the experimental work of modern writers, it reflects the evolution of human ideas and culture. यानी इंग्लिश लिटरेचर मानव के विचार, भावनाएं और समाज का आईना है। बियोवुल्फ की वीरता की स्टोरीज से लेकर आधुनिक राइटर्स के नए प्रयोग तक, यह हमारी सोच और संस्कृति को दिखाता है। Studying it not only preserves the literary heritage of England but also cultivates a deeper understanding of language, society, and the universal human experience. Its timeless relevance lies in its ability to entertain, educate, and inspire generation across the world. यानी इसकी स्टडी केवल इंग्लैंड की लिटरेचर लेगेसी को संभालना ही नहीं, बल्कि लैंग्वेज, सोसाइटी और इंसानी अनुभव को बेहतर समझने में मदद करना है। इसकी इम्पोर्टेंस हमेशा बनी रहती है क्योंकि यह कभी पुराना नहीं होता। यह हर समय लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बनता है। यह लोगों को सिखाता भी है और दुनिया भर में हर उम्र और जनरेशन के लोगों को इंस्पायर करता है। तो ये है वो सरप्राइज़। ये टेबल आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रिवीजन में हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था और आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लिटरेचर वीडियोज़ के लिए। See you in the next video. Thank you.